गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एंड दैट इज द डाइऑल केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने एपॉक्साइड केमिस्ट्री को कवर किया था पिछली दो क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइऑल केमिस्ट्री। हेडिंग डालिएगा डाइऑल केमिस्ट्री। देखिएगा ये जो डाइऑल केमिस्ट्री में हम लोग डाइऑल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक्चुअली 1,2 डाइऑल की बात कर रहे हैं। हम जिस डाइऑल की बात कर रहे हैं दैट इज 1,2 डाइऑल। राइट। और इस 1,2 डाइऑल जिसकी हम बात करने वाले हैं, इस 1,2 डाइऑल की जब हम प्रिपरेशन लेंगे, 1,2 डाइऑल की प्रिपरेशन लेंगे तो ये प्रिपरेशन 1,2 डाइऑल की दो तरह से ली जाएगी। हो सकता है 1,2 डाइऑल सिस हो, सिस 1,2 डाइऑल हो सकता है, ये 1,2 डाइऑल ट्रांस हो, ट्रांस 1,2 डाइऑल। दैट मीन्स हमें सिस 1,2 डाइऑल और ट्रांस 1,2 डाइऑल दोनों देखने हैं। जब हम सिस 1,2 डाइऑल पे आएंगे तो हमें दिखेगा ये सिस 1,2 डाइऑल दो तरीके के होते हैं, एक मोर स्टेबल सिस और एक लेस स्टेबल सिस। तो हम दोनों प्रकार के सिस 1,2 डाइऑल की प्रिपरेशन की बात करेंगे। एक मैंने कहा लेस स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल और एक हमने कहा मोर स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल। जो लेस स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल है इसको हम वुडवार्ड रिएक्शन से बनाएंगे। इसे हम किससे बनाएंगे? वुडवार्ड रिएक्शन से। और जो मोर स्टेबल सिस है इसे हम लोग बनाएंगे या तो 1% एल्केलाइन KMnO4 से। और 1% अल्कलाइन KMnO4 का मतलब होता है बेयर्स रिएजेंट, यानी हम ये बेयर्स रिएजेंट के द्वारा बनाएंगे। राइट। और मोर स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से भी बनाएंगे, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से भी बनाएंगे। और एक होता है ट्रांस 1,2 डाइऑल। ट्रांस 1,2 डाइऑल हम लोग एक तो प्रीवॉस्ट रिएक्शन से बनाएंगे, प्रीवॉस्ट रिएक्शन से बनाएंगे। ट्रांस 1,2 डाइऑल एक हम लोग एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग से बनाएंगे, ये आता है हमारे। और ट्रांस 1,2 डाइऑल और किससे बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सेलेनियम ऑक्साइड से बनता है। क्लियर? तो ये 1,2 डाइऑल का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। हम लोग 1,2 डाइऑल के लिए क्या कह रहे हैं? एक तो होता है सिस 1,2 डाइऑल, एक होता है ट्रांस 1,2 डाइऑल। ट्रांस 1,2 डाइऑल किस किस से बन रहा है? ट्रांस 1,2 डाइऑल प्रीवॉस्ट रिएक्शन से बन रहा है, एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग से बन रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सेलेनियम ऑक्साइड से बन रहा है। और जो सिस 1,2 डाइऑल है ये फिर दो टाइप के हो गए, एक लेस स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल, एक मोर स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल। जब लेस स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो ये वुडवार्ड रिएक्शन से होती है, और मोर स्टेबल सिस की बात करेंगे तो ये बेयर्स रिएजेंट से होती है एक तो, और एक ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से होती है। अब मैं आपको यहाँ समझाऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेस स्टेबल सिस एंड मोर स्टेबल सिस। मतलब हम मोर स्टेबल सिस और लेस स्टेबल सिस में फर्क क्या है इसकी बात करने वाले हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल लेके समझाऊं। सपोज मैंने यहाँ कुछ इस प्रकार की अल्कीन्स ली। बहुत ध्यान से समझना, लेस स्टेबल सिस और मोर स्टेबल सिस का मीनिंग हमारे को आना चाहिए। देखो
लेस स्टेबल सिस और मोर स्टेबल सिस का मीनिंग समझो। सपोज हमने ये एल्कीन ली, ये लीजिए, करेक्ट। अब सिस 1,2 डाइऑल का मतलब क्या होता है? 1,2 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। अगर मैं इस एल्कीन के ऊपर डाइऑल फॉर्मेशन करता हूं, राइट, और मैं यहां पे सिस डाइऑल बनाता हूं। सिस डाइऑल यहां दो प्रकार के बन सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहां OH एक्सियल पे आए और ये OH इक्वेटोरियल पे आए। ये इस वक्त 1,2 सिस डाइऑल हमने बनाया है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और एक पॉसिबिलिटी 1,2 सिस डाइऑल बनाने की ये है जिसमें ये OH एक्सियल पे है और ये OH इक्वेटोरियल पर है। क्लियर? एक पॉसिबिलिटी ये है। अब अगर आप इस 1,2 सिस की बात करें, दैट इज एक्सियल इक्वेटोरियल, तो यहां पर इस OH और इस मिथाइल के बीच में स्टीयरिक रिपल्शन हो रहा है, और इस स्टीयरिक रिपल्शन के कारण इस स्टीयरिक रिपल्शन के कारण सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि अगर आप इस सिस डाइऑल की बात करें, दैट इज 1,2 सिस, तो यहां पर जो एक्सियल OH है इसका H के साथ रिपल्शन चल रहा है, और H के साथ रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होता जितना इस OH का मिथाइल के साथ रिपल्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही सिस डाइऑल हैं, और दोनों सिस डाइऑल को अगर कंपेयर करूं तो इस वाले सिस डाइऑल को हम मोर स्टेबल सिस कहते हैं जिसमें स्टेरिक रिपल्शन कम है, और इस वाले सिस डाइऑल को हम लेस स्टेबल सिस डाइऑल कहते हैं जिसमें स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है। क्लियर? ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहां ये टर्शियरी ब्यूटाइल लगा, और इस टर्शियरी ब्यूटाइल पर मैं यहां डबल बॉन्ड पर डाइऑल फॉर्मेशन करूं, और डाइऑल फॉर्मेशन कौन सा करूं? सिस डाइऑल। मैंने यहां सिस डाइऑल फॉर्मेशन की। सिस डाइऑल फॉर्मेशन दो प्रकार की हो सकती है। एक ये 1,2 सिस डाइऑल जिसमें दोनों OH डैश पे हैं, और एक ये सिस 1,2 डाइऑल जिसमें दोनों OH वेज पर है। जब दोनों OH वेज पे होंगे तो ये बल्कि ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ स्टीयरिकली रिपेल होंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वाला जो सिस डाइऑल है ये लेस स्टेबल सिस डाइऑल है, और ये वाला जो सिस डाइऑल है ये इसके तुलना में मोर स्टेबल सिस डाइऑल है। इसका मतलब वो सिस डाइऑल जिसका स्टीरियो बल्कि ग्रुप के साथ सिस होता है वो लेस स्टेबल सिस होता है, और जो बल्कि ग्रुप के ऑपोजिट साइड है वो मोर स्टेबल सिस डाइऑल कहा जाता है। तो मोर स्टेबल सिस और लेस स्टेबल सिस का मीनिंग आपके समझ में आ चुका है। सिस डाइऑल किस किस से बनते हैं ये हमने देख लिया। मोर स्टेबल सिस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और KNO4 से बनेंगे, और लेस स्टेबल सिस वुडवार्ड रिएक्शन से बनेंगे। अब हम इन रिएक्शंस को वन बाय वन समझते हैं, जब तक आप इन्हें उतारेंगे। उतारो भाई। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं डाइऑल फॉर्मेशन में वुडवार्ड रिएक्शन एंड प्रीवॉस्ट रिएक्शन का जिक्र करता हूं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वुडवार्ड रिएक्शन एंड प्रीवॉस्ट रिएक्शन। हमें पता है वुडवार्ड रिएक्शन से सिस 1,2 डाइऑल बनेंगे और प्रीवॉस्ट रिएक्शन से ट्रांस 1,2 डाइऑल बनेंगे। दोनों को साथ के साथ कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हम कोई एक एल्कीन लेते हैं, ये देखिए
और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट, और हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब बात हो रही है वुडवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। और इस वुडवर्ड रिएक्शन से हमारे को क्या मिलता है? इस वुडवर्ड रिएक्शन से हमारे को ये सिस 1,2 डाइऑल मिलता है। क्लियर? क्या मिल गया हमारे को? सिस 1,2 डाइऑल। क्लियर? अब आप देखिएगा, अगर हम यहां पर वुडवर्ड ना लेके क्या ले लें? प्रीवॉस्ट। प्रीवॉस्ट का मतलब हो गया आयोडीन सिल्वर एसीटेट, एक्वस नहीं है भैया यहां पर, और उसके बाद में यहां हाइड्रोलाइसिस हो गया। करेक्ट? यहां पर इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं प्रीवॉस्ट रिएक्शन। और जैसे ये प्रीवॉस्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट हम बनाएंगे, ये प्रोडक्ट ये होता है, इसे कहा जाता है ट्रांस 1,2 डाइऑल। तो आपने देखा वुडवर्ड रिएक्शन से सिस 1,2 डाइऑल और प्रीवॉस्ट रिएक्शन से ट्रांस 1,2 डाइऑल ऑब्टेन होती हैं। यहां दोनों OH का एंटी एडिशन है, ये हम लोग पढ़ कर आए हैं सिन एंटी एडिशन में, और यहां दोनों OH का सिन एडिशन है, ये भी हम लोग सिन एंटी एडिशन के अंदर पढ़ कर आए हैं। हमें ये पता है कि वुडवर्ड रिएक्शन में दोनों OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम फेस पर सप्लाई होते हैं, दोनों सेम फेस पर, या तो ऊपर से और या फिर नीचे से। अगर दोनों फेस इक्वली क्राउडेड है तो दोनों तरफ से OH के आने की संभावना अलग अलग है, और अगर दोनों अनइक्वली क्राउडेड है तो दोनों तरफ से OH आने की संभावना अलग अलग है। और प्रीवॉस्ट रिएक्शन के अंदर दोनों OH ऑपोजिट फेस से आते हैं, एक अगर ऊपर की फेस से आ रहा है तो एक नीचे की फेस से आ रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है एंटी एडिशन और इसे कहा जाता है सिन एडिशन। क्लियर? तो वुडवर्ड एंड प्रीवॉस्ट दोनों में क्या क्या लिया जा रहा है ये मैंने आपको समझा दिया है भैया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर मैकेनिज्म क्या होती है इन रिएक्शंस की। तो देखो, मैकेनिज्म की बात हम लोग करते हैं, बहुत ही ध्यान से मैकेनिज्म को समझना, क्योंकि मैकेनिज्म से हमारा एक कंसेप्ट बनेगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस बिना मैकेनिज्म लिखे भी फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखेंगे आप लोग मैकेनिज्म। हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। देखो भाई, मैकेनिज्म क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये कहते हैं, ये जो एल्कीन हमने ली है, एल्कीन की रिएक्शन आयोडीन के साथ होगी, और एल्कीन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके फर्स्ट ऑफ ऑल पाई कॉम्प्लेक्स बनाती है। पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं, और फाइनली ये पाई कॉम्प्लेक्स साइक्लिक आयोडोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे को क्या मिलता है? साइक्लिक आयोडोनियम आयन। करेक्ट? अब क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दोनों फेसेस इक्वली क्राउडेड है, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी क्राउडिंग बराबर है, तो जितनी संभावना साइक्लिक आयोडोनियम आयन के बनने की ऊपर से होती है, उतनी ही संभावना साइक्लिक आयोडोनियम आयन के बनने की नीचे से होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऊपर की फेस और नीचे की फेस अनइक्वली क्राउडेड है, कहीं एक फेस पर क्राउडिंग ज्यादा है और कहीं एक तरफ क्राउडिंग कम है, तो जिस तरफ क्राउडिंग कम है साइक्लिक आयोडोनियम आयन
उस फेस की तरफ बनेगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक आयोडोनियम आयन हमेशा लेस क्राउडेड फेस की तरफ बनता है, ये ध्यान रखना। और यदि दोनों तरफ क्राउडिंग बराबर होती है तो दोनों तरफ से बनने की संभावना इक्वल होती है, बराबर होती है, सेम होती है। क्लियर? अब यहां साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनने के बाद आगे देखिएगा क्या होता है। अब इसकी आगे रिंग ओपनिंग एसीटेट आयन से होती है। ये लीजिए, अब किससे रिंग ओपनिंग होगी? एसीटेट आयन से। ओके, तो ये जो एसीटेट आयन है, देखो एसीटेट आयन यहां से बैक साइड रिंग ओपनिंग करेगा। जैसे ये बैक साइड से रिंग ओपनिंग होगी, अब आप देखिएगा क्या होगा। बैक साइड से रिंग ओपनिंग होने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलते हैं। ये लीजिए, इसे हम कहते हैं कि ये OAC और आयोडीन एक दूसरे के एंटी पैरिक प्लेनर पे जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग की जब भी रिंग ओपनिंग होती है तो आयोडीन एंड OAC दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरिक प्लेनर आ जाएंगे। ये हम लोग सिन एंटी एडिशन के अंदर चीजें समझ के आए हैं। तो मैं ये कह दूं, इस वक्त दोनों OAC और आयोडीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पैरिक प्लेनर है। इसे हम कहते हैं ट्रांस आयोडो एसीटेट। क्या कहा जा रहा है इसको? ट्रांस आयोडो एसीटेट। क्लियर? अब आप देखना बड़े ध्यान से, ये जो ट्रांस आयोडो एसीटेट है, इस ट्रांस आयोडो एसीटेट को मैं थोड़ा जमा के लिखता हूं, OC⋅O⋅ME। देखो आप ध्यान से, मैंने एसीटेट आयन को कैसे लिखा है? OC⋅O CH3 मैंने ओपन कर दिया है, खोल दिया है इसे, राइट? और थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं, O। ये लीजिए, राइट? और आप याद कीजिए, हम लोग NGP पढ़कर आए हैं, NGP बाय ऑक्सीजन एटम करके आए हैं। आपको स्टेप समझ में आ रही होगी कैसे करना है? हाँ जी, क्या होगा? सिल्वर एसीटेट ले रखा है हम लोगों ने, सिल्वर आयन यहां से आयोडाइड आयन लेने लगेगा और इसके बैक साइड से, ये जो लिविंग ग्रुप आयोडीन है, इसके बैक साइड से इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, राइट? तो बताइए NGP स्टेप ऑपरेट हो रहा है यहां पर, और जैसे ये स्टेप ऑपरेट होगा, जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। लीजिए, इसे कहा जाता है साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन। क्या कहा जाता है इसे? साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन, ये कहा जाता है इसको, करेक्ट? अब ये जो साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन बना है, यहां तक के बनने के स्टेप्स वुडवार्ड एंड प्रीवास्ट दोनों के अंदर सेम होती है। मतलब साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन तक के स्टेप्स वुडवार्ड में भी होंगे एंड प्रीवास्ट में भी होंगे, दोनों में ऑपरेट होते हैं। कहिए, यहां तक आपको हर बात समझ में आ गई? हाँ जी, बोलिए, हर चीज क्लियर? वेरी गुड। अब आप देखिएगा आगे। अब मैं क्या करता हूं, देखो, अब मैं यहां साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन को सेंटर पे लेता हूं। मैंने क्या किया? साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन को मैंने सेंटर में लिया ताकि मैं इससे वुडवार्ड रिएक्शन भी चला लूं और प्रीवास्ट रिएक्शन भी चला लूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे एक तरफ प्रीवास्ट रिएक्शन चलाऊंगा, एक तरफ वुडवार्ड रिएक्शन चलाऊंगा। अगर मैं वुडवार्ड रिएक्शन चलाऊंगा तो देखो भैया, अब आगे एक्वस मीडियम अवेलेबल है वुडवार्ड में, हम ले रहे हैं ना एक्वस सिल्वर एसीटेट, तो यहाँ एक्वस मीडियम अवेलेबल है। तो एक्वस मीडियम के अंदर अब यहाँ वाटर का अटैक, ये लीजिए, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर वाटर का अटैक हुआ, हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, आई बात समझ में? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अटैक होने के बाद। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है ना, यहां से H+ निकलेगी और ये H+ हो सकता है इस ऑक्सीजन पे लग जाए,
हो सकता है इस ऑक्सीजन पर लग जाए, दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन पर H+ जाके लगेगी। आगे बात समझ में? अभी मैं कहीं भी लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। माना मैंने प्रोटॉन ट्रांसफर यहां करा दिया, जैसे ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, जैसे ही इस स्टेप के अंदर ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, देखो इस स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है यहां, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, करेक्ट। जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, ये लीजिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद देखो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इस वाले कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहां से ये लोन पेयर यहां से यहां जाएगा, इससे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस ऑक्सीजन पे लगी हुई H+ फॉर्म के अंदर निकल जाएगी। लीजिए, ये स्टेप सारे मैंने यही लिख लिए। तो क्या क्या हुआ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, तोड़ लेगी इस बॉन्ड को, इससे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये इस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर लगी H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगी। तो हमारे को इस स्टेप के बाद ये OH मिला, और यहां से देखें तो O, C+O और Me, ये कंपाउंड मिला। आगे बात समझ में? इसके बाद अगले स्टेप के अंदर देखो क्या होता है। अगले स्टेप के अंदर ये जो एस्टर है, इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस के दौरान ऑब्वियसली कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस तरफ OH लगेगा और इस तरफ H लगेगा, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस। और जैसे ही ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, हमारे को ये सिस 1,2 डाइऑल मिलता है। आगे बात समझ में यहां तक। अब मैं आता हूं इस वुडवार्ड रिएक्शन के बाद, ये स्टेप मैंने किसके लिखे हैं, ये मैंने वुडवार्ड रिएक्शन के स्टेप्स लिखे हैं। और वुडवार्ड रिएक्शन के बाद अब मैं बात कर रहा हूं प्रीवॉस्ट रिएक्शन की। अब बताइए, प्रीवॉस्ट रिएक्शन के अंदर क्या हमने एक्वस मीडियम लिया है? नहीं, हमने कोई एक्वस मीडियम नहीं लिया है, राइट। अगर एक्वस मीडियम नहीं लिया है तो इसका मतलब जो वाटर का अटैक यहां हो रहा था, वो वाटर का अटैक यहां नहीं होगा। यहां हमने एक्वस मीडियम नहीं ले रखा है, केवल सिल्वर एसीटेट ले रखा है नॉन एक्वस मीडियम में, इसलिए यहां पर रिएक्शन एसीटेट आयन की होगी। और एसीटेट आयन चूंकि एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये अटैक यहां नहीं कर पाता, ये यहां रिंग ओपनिंग करेगा, ये लीजिए। और जैसे रिंग ओपनिंग हुई यहां पे साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन से हमारे को ये मिलेगा, इसको कहते हैं ट्रांस डाई एसीटेट, हमारे को ट्रांस डाई एसीटेट मिलेगा। इस ट्रांस डाई एसीटेट को मैं एक बार वही ओपन करके लिखता हूं, एक एस्टर ये हो गया, एक एस्टर ये हो गया, यह है ट्रांस डाई एसीटेट। अब इस ट्रांस डाई एसीटेट का आगे हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। जैसे इस ट्रांस डाई एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस होगा, यहां से कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, H यहां लगेगा और OH यहां लगेगा, और इसमें भी
ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा और H यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा, और जैसे ही यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हुआ, ये OH बन गया, ये OH बन गया, हो गया यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो दोनों OH एक दूसरे के ट्रांस पे है, और हमारे को इससे ट्रांस 1,2 डाइऑल ऑप्टेन होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से वुडवार्ड रिएक्शन के थ्रू हमें सिस 1,2 डाइऑल मिला और प्रीवॉस्ट रिएक्शन के थ्रू हमें ट्रांस 1,2 डाइऑल मिला। स्टेप्स कैसे हुए, क्या हुए, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए उतार लीजिए एक बार आप इसको। हाँ भाई, बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो आपने क्या देखा, देखो भैया फिर से रिपीट करता हूं मैं एक बार। मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रही है, और रिएक्शन करके क्या बना रही है, पहले पाई कॉम्प्लेक्स, एंड पाई कॉम्प्लेक्स फाइनली कन्वर्ट हो गया साइक्लिक आयोडोनियम आयन में। साइक्लिक आयोडोनियम आयन की बैक साइड से एसीटेट के द्वारा रिंग ओपनिंग होगी, और बैक साइड से जब रिंग ओपनिंग होती है तो हमेशा दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर जाते हैं, यानी हमें ट्रांस आयोडो एसीटेट मिलता है। फिर इस ट्रांस आयोडो एसीटेट में मैंने एसीटेट को थोड़ा सा ओपन करके लिखा और एक एनजीपी टाइप का स्टेप आपसे डिस्कस किया। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक करे और आयोडीन बाहर। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करने का मतलब ये होता है इस ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। उसको मैंने सीधा बोल दिया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैक करे और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए। सिल्वर आयन आयोडीन को लेते हुए बाहर निकलता जाएगा और ये बैक साइड अटैक करता रहेगा और हमें साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन मिल जाएगी। अब ये जो साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन है ये वुडवार्ड एंड प्रीवॉस्ट दोनों में बनता है, मतलब दोनों की मैकेनिज्म में यहां तक का स्टेप कॉमन है। इसलिए मैंने फिर सेंटर में साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन फिर से लिख दिया। सेंटर में मैंने क्या लिख दिया, साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन, ये फिर से लिख दिया। अब आप इस साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन को समझो। साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर वुडवार्ड रिएक्शन में वाटर के द्वारा अटैक किया गया, बिकॉज यहां हमने एक्वस सिल्वर एसीटेट ले रखा है तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से लगी हुई H+ का ट्रांसफर होगा, या तो इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे। माना कि इस ऑक्सीजन पे हो गया, इससे पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया गया, ये तोड़े गए बॉन्ड्स को, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको ये लोन पेयर देगा और H+ फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। और उसके बाद में इस एस्टर का आगे हाइड्रोलाइसिस करवाया गया ताकि ये OH हमारे को मिल जाए। तो आपने एक चीज देखी कि ये जो साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन है इसके अंदर इस बॉन्ड पर फोकस करो, ये वाला बॉन्ड साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन के इस बॉन्ड पर फोकस करो और बताओ ये बॉन्ड टूटा क्या वुडवार्ड में? नहीं टूटा। अभी भी ये बॉन्ड टूटा क्या? हम कहेंगे नहीं टूटा। अभी भी ये बॉन्ड वाला टूटा क्या? हम कहेंगे नहीं टूटा। और देखो फाइनली ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे मेंटेन है। दिख रहा है आपको? ये जो मैंने डार्क किया बॉन्ड, ये डार्क किया हुआ बॉन्ड लास्ट तक मेंटेन है। तो कुछ समझे आप लोग कि अगर हमारे पास साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन आ चुका है और अब हमें सिस 1,2 डाइऑल पता करना है तो पता बिल्कुल करना आसान है। यहीं पे हम ये साफ करेंगे और OH लगा देंगे, वही स्टीरियो के साथ फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। हम क्यों इतने सारे स्टेप्स लिखेंगे, मतलब ही नहीं है। हमने साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन बनाया और साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन बनाने के दौरान जो ये स्टीरियो है वही स्टीरियो फाइनली सिस 1,2 डाइऑल के अंदर मेंटेन रहेगी। आई बात समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट के stereochemistry of cis 1,2 diol, stereochemistry of cis 1,2 diol is controlled by the stereochemistry of cyclic एसिटॉक्सोनियम आयन। जो stereochemistry इस cyclic एसिटॉक्सोनियम आयन की होती है वही stereochemistry cis 1,2 diol की होती है। Is it clear? यानी कि हम लिख सकते हैं the stereochemistry of cis 1,2 diol is controlled by the stereochemistry of cyclic एसिटॉक्सोनियम आयन। क्लियर? अब आ जाओ प्रीवॉस्ट की तरफ।
प्रीवास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ एक्वस मीडियम तो है नहीं, तो एक्वस मीडियम नहीं है तो फिर क्या काम में लेंगे, हम काम में लेंगे सीधा एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन या तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा इस वाले कार्बन से अटैक करके, या इस वाले कार्बन पर अटैक करके इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। दोनों में से राइट नाउ किसी भी बॉन्ड को तोड़ लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और अगर कहीं एक्सियल इक्वेटोरियल का मतलब होता है तो हम इक्वेटोरियल बॉन्ड तोड़ेंगे, अदरवाइज हम इस वक्त बॉन्ड कोई सा भी तोड़ सकते हैं। तो मैंने बॉन्ड यहां से ये वाला तोड़ा, ये बैक साइड अटैक करवाया, ये रिंग ओपनिंग और हमारे को ये स्पीशीज मिली, दैट इज द ट्रांस डाई एसीटेट। हमारे को क्या मिल गया है, ट्रांस डाई एसीटेट। अब आप इस ट्रांस डाई एसीटेट को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये वाली जो स्टीरियो है ट्रांस डाई एसीटेट की, देखो ये वाले स्टीरियो, ये स्टीरियो यहां पर मेंटेन है और फाइनली यही स्टीरियो यहां पर मेंटेन है। तो कुछ समझे कि अगर हमारे पास ट्रांस डाई एसीटेट का स्टीरियो केमिस्ट्री है तो वही स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस 1,2 डाइऑल का होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि इन प्रीवास्ट रिएक्शन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ट्रांस 1,2 डाइऑल, in Prevost reaction the stereochemistry of trans 1,2 diol is controlled by the stereochemistry of trans 1,2 diacetate। इस 1,2 diacetate के अंदर जो stereochemistry है यहाँ, वही stereochemistry यहाँ पर trans 1,2 diol की होती है। ये वाली stereochemistry फाइनली प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि वुडवार्ड रिएक्शन के अंदर सिस 1,2 डाइऑल का स्टीरियो किससे देखेंगे, हम किससे देखेंगे, साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन से। इसका स्टीरियो साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन से, और ट्रांस 1,2 डाइऑल का स्टीरियो ट्रांस डाई एसीटेट से। बताइए वुडवार्ड एंड प्रीवास्ट समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब मैं यहां एक डेकालिन जंक्शन लेते हुए सेम मैकेनिज्म को रिपीट करता हूं और आप देखेंगे कितने आराम से हम उसकी मैकेनिज्म को लिख लेते हैं। तब तक उतारिए आप इसको। अब आप देखिएगा डेकालिन जंक्शन को लेते हुए अब मैं आपसे मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं वुडवार्ड की भी और प्रीवास्ट की भी। बहुत ध्यान से समझना, निगाह स्क्रीन पर रखेंगे, पूरे स्टेप्स को समझेंगे, फिर बाद में एक साथ उतार लीजिएगा। देखो मैंने यहां ये डेकालिन जंक्शन लिया और मैंने इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई। ऑब्वियसली आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा और पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर यहां पे साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा। चलिए ऐसे लिख देते हैं हम लोग। पहले यहां पाई कॉम्प्लेक्स बना और पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद साइक्लिक आयोडोनियम आयन बन गया। अब साइक्लिक आयोडोनियम आयन दो तरह से बन सकता था। यहाँ जब साइक्लिक आयोडोनियम यहाँ बनेगा तो हो सकता है ऊपर वाला एक्सियल और नीचे वाले कार्बन का इक्वेटोरियल काम में ले। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो इस वाले कार्बन का तो एक्सियल और नीचे वाले कार्बन का इक्वेटोरियल काम में ले। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे वाले कार्बन का एक्सियल और ऊपर वाले कार्बन का इक्वेटोरियल काम में ले। तो बताइए दोनों में से कौन सा साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनना चाहिए। हम कहें वो साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा जिसमें इस वाले कार्बन का एक्सियल और इस वाले कार्बन का इक्वेटोरियल काम में आए, ताकि इस मिथाइल के साथ स्टीयरिक रिपल्शन कम से कम लगे। राइट, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहां जो साइक्लिक आयोडोनियम आयन हम लोग बनाएंगे वो साइक्लिक आयोडोनियम आयन देखिएगा ये लिया जाएगा। आयोडीन और ये लीजिए। दिस
दिस वन इज द साइक्लिक आयोडोनियम आयन, ताकि इस मिथाइल के साथ स्टेरिक रिपल्शन कम से कम हो। इज इट क्लियर? अब आप ये बताइए, ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? एक्सियल, राइट। और ये वाला बॉन्ड कौन सा वाला बॉन्ड है? इक्वेटोरियल। अब हम ये जानते हैं कि राइट नाउ फ्लिपिंग रुकी हुई है, और हम ये भी जानते हैं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन होती है 3 मेंबर रिंग के अंदर, इसलिए रिंग ओपनिंग के दौरान हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड टूटता है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अटैक एक्सियल साइड के साथ करवाया जाता है। तो इस साइक्लिक आयोडोनियम आयन की रिंग ओपनिंग आ गई एसीटेट आयन से होगी, और एसीटेट आयन बताइए एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में से कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेगा? हम कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में से इक्वेटोरियल बॉन्ड में स्ट्रेन है। तभी तुम कहते हैं ना कि अगर एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई मीनिंग है सिस्टम के अंदर, तो हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड रिंग ओपनिंग के दौरान तोड़ा जाता है, और रिंग ओपनिंग हमेशा इसीलिए ट्रांस एक्सियल मैनर के अंदर होती है। अब हम ये कह दें कि यहां पर एसीटेट आयन से रिंग ओपनिंग इस वाले कार्बन से अटैक होने के बाद होगी, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। इसका मतलब ट्रांस एक्सियल मैनर में हमने साइक्लिक एसिटॉक्सोनी, साइक्लिक आयोडोनियम आयन की रिंग ओपनिंग करवाई, और जैसे ये रिंग ओपनिंग हुई हमारे को मिल गया ये OAC और ये आयोडीन। क्लियर? इससे हम कह रहे हैं ट्रांस आयोडो एसीटेट, ट्रांस आयोडो एसीटेट। क्लियर? और ऊपर इसको क्या बोल रहे हैं हम? साइक्लिक आयोडोनियम आयन, साइक्लिक आयोडोनियम आयन। क्लियर? अब ये जो ट्रांस आयोडो एसीटेट है ना, ये ट्रांस आयोडो एसीटेट को मैं थोड़ा जमा के लिखता हूं। देखो भाई, ट्रांस आयोडो एसीटेट को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं, जमा के मतलब ये नहीं दोबारा लिख दिया है ना। जमाने का मतलब ये हुआ कि मैं अब इसे कुछ इस तरह से लिखूं, देखो ऑक्सीजन और ये लिख दिया मैंने ट्रांस आयोडो एसीटेट का एसीटेट इस तरीके से, और यहां ये आयोडीन। तो मुझे ये बताइए NGP बाय ऑक्सीजन और लिविंग ग्रुप एक्सियल बोथ लाइज एंटी पेरिप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। तो ट्रांस आयोडो एसीटेट के अंदर अब रिंग बनेगी NGP के दौरान, एक NGP स्टेप लगेगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 होगी, ये यहां से इक्वेटोरियल साइड से अटैक हुआ, और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। और जैसे ये स्टेप होगा आप देखेंगे कि इस स्टेप के दौरान हमें ये स्पीशीज मिलेगी। और ट्रांस आयोडो एसीटेट बताइए किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन में। ये इससे मैं कह रहा हूं साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन। अब एक बात बताओ, चाहे रिएक्शन वुडवार्ड हो चाहे रिएक्शन प्रीवॉस्ट हो, बताइए साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन बनने तक का स्टेप दोनों के अंदर सेम रहेगा? बोलो भैया, हाँ या ना? क्या कहा मैंने? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कि चाहे रिएक्शन कौन सी हो, वुडवार्ड हो, चाहे रिएक्शन प्रीवॉस्ट हो, साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन बनने का जो स्टेप होगा ये दोनों के अंदर सेम होगा, यहां तक के स्टेप्स कॉमन होंगे। अब मैं यहां से एक तरफ चलाता हूं वुडवार्ड रिएक्शन, एक तरफ चलाता हूं प्रीवॉस्ट रिएक्शन। बताइए, करें शुरू? अब मैं यहां एक तरफ चलाता हूं पहले वुडवार्ड रिएक्शन, तो देखो भैया, कोई वुडवार्ड के अंदर अब अपन लोग पूरी स्टेप्स नहीं लिखेंगे,
मैं सीधा आपको ट्रिक दे रहा हूं, अभी जो समझाई थी मैंने आपको ट्रिक, मैं सीधे वो काम में ले रहा हूं। हमें पता है इन द केस ऑफ द वुडवर्ड रिएक्शन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिस 1,2-diol इज कंट्रोल्ड बाय द साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन। यही बताया था अभी मैंने आपको, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिस 1,2-diol इन वुडवर्ड रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन। साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन में देखो ये रही स्टीरियो एक, ये रही स्टीरियो एक, और मैं क्या बताऊं आपको यहां, हाँ भाई ये लीजिए, ये यहां, ये OH, ये OH, सीधा ये लिखो ना यार वुडवर्ड में। अब क्या जरूरत है इसकी, पहले प्रोटॉन का अटैक हो, पहले वाटर का अटैक हो रहा है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, फिर बॉन्ड टूट रहा है, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, सब जानते हैं हम लोग, क्या छुपाया हम लोगों से। सीधा हमने यहाँ से स्टीरियो स्टीरियो लेते हुए ये बना लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर सिस 1,2-diol तो बन गया, लेकिन OH और Me दोनों एक्सियल एक्सियल हैं, दोनों के बीच में स्टीयरिक रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये सिस 1,2-diol तो बना, लेकिन कौन सा वाला सिस 1,2-diol बना, मैंने कहा ये लेस स्टेबल सिस 1,2-diol बना। यही कहा है मैंने वुडवर्ड रिएक्शन के अंदर। तो हमारे को यहाँ पे मिला है लेस स्टेबल सिस 1,2-diol। बोलो यहां तक समझ में आ गई आपको बात, वुडवर्ड रिएक्शन क्लियर। अब मैं आता हूं प्रीवॉस्ट पे। प्रीवॉस्ट में मैंने कहा एक्वस मीडियम नहीं है भैया, नॉन एक्वस मीडियम है, इसलिए अगले स्टेप में फिर से एसिटेट आयन फिर रिंग ओपनिंग करेगा। जब एसिटेट आयन यहां रिंग ओपनिंग करेगा तो बोलिए कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये एक्सियल बॉन्ड टूटेगा या इक्वेटोरियल बॉन्ड टूटेगा। तो मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में से इक्वेटोरियल बॉन्ड विल बी ब्रेक, ये चीज जानते हैं हम लोग, क्लियर। तो इस इक्वेटोरियल को तोड़ने के लिए आपको अटैक किधर से कराना पड़ेगा, एक्सियल साइड से। तो ये लीजिए, ये अटैक ये यहां से, राइट। जैसे एक्सियल साइड से अटैक हुआ, जैसे ये रिंग ओपनिंग हुई, रिंग ओपनिंग के बाद हमारे को यहां से O C डबल बॉन्ड OCH3 और यहां भी ये O C डबल बॉन्ड OCH3, ये स्पीशीज मिली। इसको मैं कह रहा हूं ट्रांस 1,2-डाई एसीटेट। अब आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताई थी आपको कि इन द केस ऑफ द प्रीवॉस्ट रिएक्शन the stereochemistry of trans 1,2-diol is controlled by, is decided by the stereochemistry of trans 1,2-diacetate। clear। trans 1,2-diol का स्टीरियो किससे डिसाइड होता है, trans 1,2-diacetate से। और हमें ये पता है कि अब अगले स्टेप के अंदर हम हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले हैं। हाइड्रोलाइसिस के दौरान बॉन्ड हमेशा ये टूटता है, तो इसका मतलब भैया ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ा गया, इसका मतलब जो ट्रांस 1,2-डाइएसीटेट का स्टीरियो केमिस्ट्री है वही स्टीरियो केमिस्ट्री प्रीवॉस्ट के अंदर ट्रांस 1,2-डाइऑल का रहेगा। यानी यहां हमारे को ये प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस 1,2-डाइऑल। कहिए वुडवर्ड रिएक्शन एंड प्रीवॉस्ट रिएक्शन पूरी क्लियर आप लोगों को, कहिए भाई, राइट। दोनों के अंदर हमने कैसे आंसर्स निकाले, समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, उतार लीजिए अब आप लोग ये वुडवर्ड एंड प्रीवॉस्ट के स्टेप्स उतार लीजिए। देखिए वुडवर्ड एंड प्रीवॉस्ट के बाद अब हम लोग बात करते हैं डाइऑल फॉर्मेशन बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड उसके बाद में डाइऑल फॉर्मेशन बाय बेयर्स रिएजेंट। इन दोनों को हम लोग लेते हैं वन बाय वन। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डाइऑल फॉर्मेशन बाय
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। देखिएगा, जब भी कभी हम लोग एल्कीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से कराते हैं, पहला स्टेप, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड, तो इससे हमारे को सिस 1,2 डाइऑल मिलता है। ये लीजिए, हमारे को सिस 1,2 डाइऑल ऑब्टेन होता है। अब ये सिस 1,2 डाइऑल बना कैसे, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। देखो मैकेनिज्म देख लीजिए एक बार। पहले हम सिंपल एल्कीन के अंदर मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये हमने एल्कीन और इसकी रिएक्शन हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाई। ये है जी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन देंगे। अगर मैं एटम्स के सेंस में साइक्लो एडिशन की बात करूं तो यहां 3 एटम और यहां 2 एटम्स आपस में साइक्लो एडिशन देंगे, तो मैं इसे 3+2 साइक्लो एडिशन भी कह सकता हूं। याद रहे, नीचे वाला साइक्लो एडिशन एटम्स के सेंस में कहा जा रहा है, ऊपर वाला साइक्लो एडिशन इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में कहा जा रहा है। अब यहां क्या होगा देखिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इस तरफ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑस्मियम की तरफ चले जाएंगे, और इससे हमारे को ये 5 मेंबर्ड रिंग ऑब्टेन होगी। इससे हम कहते हैं साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। अब ये जो साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर है, इसका आगे सोडियम बाइसल्फाइड से हाइड्रोलाइसिस होगा। अब आप समझना बड़े ध्यान से, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इस दौरान ऑस्मियम एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होता है। यहां पर भी ऑस्मियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और इस क्लीवेज के दौरान यहां OH लगेगा, यहां H लगेगा, इधर OH लगेगा, इधर H लगेगा। तो आपने एक चीज देखी, जिस हिसाब से हम ये क्लीवेज करवा रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक नहीं करवाया। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करवाया तो यानी ये स्टीरियो फाइनली यहां तक मेंटेन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, the stereochemistry of the cis 1,2 diol, the stereochemistry of given cis 1,2 diol is controlled by the stereochemistry of cyclic acetoxone, cyclic osmate ester। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं मैं कि यहाँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में फाइनली हमें जो सिस 1,2 डाइऑल मिला है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी इन दोनों OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री, इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। जो ये स्टीरियो है वही स्टीरियो यहाँ प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहने वाली है। क्लियर? तो अगर हमें साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर का स्टीरियो पता है तो वही स्टीरियो हमें सिस 1,2 डाइऑल का बनाना होता है। आगे देखेंगे। अब यहाँ सिस 1,2 डाइऑल जब हाइड्रोलाइसिस के दौरान बनता है तो साथ में यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट बनता है, दैट इज H2OSO4। इसे कहा जाता है ऑस्मिक एसिड। क्या बन गया हमारे पास? ऑस्मिक एसिड। अब आप इस ऑस्मिक एसिड को ध्यान से देखिए। इस ऑस्मिक एसिड के अंदर ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 6 है भैया, और यहां ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 8 है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 8 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 6 ही रह गया। अब हमें पता है ऑस्मियम इज ए वेरी कॉस्टली मेटल, हाईली एक्सपेंसिव मेटल होती है ऑस्मियम। ऐसा नहीं, मतलब गोल्ड वगैरह जो होती है, सोना चांदी, इससे तो कहीं महंगी होती है ऑस्मियम। और अगर हम लोग ऐसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को एक बार रिएक्शन करवा के और ऐसे
ऑस्मिक एसिड में कन्वर्ट करके और कचरे के अंदर फेंकते चले गए, तब तो भैया रिएक्शन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, केमिकल खराब हो गया सर, ऑस्मियम खराब हो गई। अब अगर मान लीजिए किसी ड्रग सिंथेसिस में ये काम आ रही है, हाँ भाई, कहीं कोरोना मेडिसिन के अंदर मान लो हमारे को इसको बनाना है, कोरोना की दवाई बनानी है इससे, तो अब सोचो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, क्योंकि इसको बनाने में हाईली एक्सपेंसिव ऑस्मियम काम में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑस्मियम को रीजनरेट करेंगे कि यही ऑस्मियम बार 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 काम आ जाए कई रिएक्शंस के अंदर, यानी रिसाइकिल करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि जो ये हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, ये हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। क्लियर? तो हम यहां साथ में क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस ली जाती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है हमारे को K3FeCN6 लिखा हुआ मिल जाए, ये लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है हमारे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ मिल जाए, हो सकता है हमारे को NMO लिखा हुआ मिल जाए। ये सब एन ऑक्साइड्स वगैरह, H2O2 वगैरह, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब अगर इनकी प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलाइसिस होता है तो देखो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो ऑस्मिक एसिड यहां बना है, इससे फिर से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिए हैं ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कोई सा भी ले लीजिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ऑस्मिक एसिड को फिर से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑस्मियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से वापस से +8 हो जाता है और ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फिर से रिएक्शन में यूज में आता है। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये समझा दिया मैंने आपको। और यहाँ जो cis1,2 डाइऑल का स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये किससे कंट्रोल हो रहा है? ये कंट्रोल हो रहा है साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर से। कंट्रोल किससे हुआ है? साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर से। जो स्टीरियो केमिस्ट्री साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर की है, वही स्टीरियो केमिस्ट्री cis1,2 डाइऑल की होती है। बताइए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से cis1,2 डाइऑल का बनना समझ में आया? अब मैं इसको वही डेकालीन डेरिवेटिव पर अप्लाई कर रहा हूं। ओके, उससे पहले उतार लो, आप लोग उतारो भाई, उतारो, फिर इसको डेकालीन डेरिवेटिव पर अप्लाई करते हैं हम लोग। NMO क्या होता है ये देख लीजिए आप लोग, आपने जो पूछा है। NMO हो गया ये लीजिए, दिस वन इज द NMO। फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं, दैट इज N मिथाइल मॉर्फोलिन एंड ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज द NMO, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस ऑस्मिक एसिड को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उतारो। देखिए, अब मैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड्स को डेकालीन के अंदर यूज में लेता हूं, डेकालीन डेरिवेटिव्स में। ये मैंने डेकालीन में डबल बॉन्ड लिया, ये स्केलेटन ले रहे हैं हम लोग, और इसकी रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाएं। हम ये जानते हैं कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन देगा। तो उस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को मैं लिखता हूं एक बार, देखो। ये लीजिए, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हुआ। जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहां पर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगा, तो इस दौरान वो कहां एक्सियल, कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड काम में लेगा, हमें ये समझना है। बताइए, साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर जब यहां बनेगा साइक्लो एडिशन के दौरान, तो नीचे वाली एक्सियल और ऊपर वाली इक्वेटोरियल काम में आएगी, या ऊपर वाली एक्सियल और नीचे का इक्वेटोरियल काम में आएगा?
तो हम ये कहेंगे नीचे वाला तो एक्सियल काम में आएगा और ऊपर वाला इक्वेटोरियल काम में आएगा, ताकि साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। क्लियर? तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये यहाँ और ये इस तरफ, और जैसे ये स्टेप्स हुए हमारे को जो साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर मिला वो ये होता है। दिस वन इज द साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। क्लियर? और ये जो साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर मिला, इसका आगे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द कोऑक्सीडेंट दैट इज NMO। तो मैंने क्या बताया कि बनने वाले cis1,2 डाइऑल का स्टीरियो is controlled by, is decided by the stereochemistry of cyclic osmate ester। cyclic osmate ester में देखो ये ऑक्सीजन एक्सियल है, ये वाली ऑक्सीजन इक्वेटोरियल है। देन आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज तो यही होता है। तो सिस डाइऑल का स्टीरियोकेमिस्ट्री यहीं से हमारे को पता लग रहा है। ये लीजिए, आई बात समझ में यहां? तो बताइए जो सिस डाइऑल हमें मिला वो कौन सा सिस डाइऑल है, मोर स्टेबल या सिस या लेस स्टेबल सिस? तो हम ये कहेंगे कि यहां मिथाइल का इधर कोई रिपल्शन नहीं लग रहा OH के साथ, इसलिए इस cis1,2 डाइऑल को मोर स्टेबल cis1,2 डाइऑल कहा जाता है। मोर स्टेबल cis1,2 डाइऑल कहा जाता है। क्लियर? उतारेंगे आप लोग। देखिए अब हम लोग डाइऑल फॉर्मेशन लेते हैं बाय बेयर्स रिएजेंट, यानी 1% अल्कलाइन KNO4 के साथ। तो जब भी कभी हम एल्कीन की रिएक्शन 1% अल्केलाइन KMnO4 के साथ कराते हैं, यानी कि बेयर्स रिएजेंट। क्लियर? तो हमारे को cis1,2 डाइऑल ऑप्टेन होता है। cis1,2 डाइऑल ऑप्टेन होता है। अब ये cis1,2 डाइऑल यहां कैसे बना, इसके स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के हम लोग करके आए हैं। क्या मतलब है आप देखिएगा, जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो वही एल्कीन की रिएक्शन परमैंगनेट आयन से होगी, और ये परमैंगनेट आयन हम ऐसे लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, और 4+2 साइक्लो एडिशन जब यहां होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? और इस शिफ्टिंग के दौरान हमारे को ये मिलेगा, इसको हम कहते हैं साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। तो थोड़ी देर पहले हमें साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर मिल रहा था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, यहां हमें साइक्लिक मैग्नेट एस्टर मिलता है। अब आगे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। याद रहे हाइड्रोलाइसिस के दौरान बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है, और अगर बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये वाली स्टीरियो केमिस्ट्री फाइनली प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहती है। और फाइनली प्रोडक्ट के अंदर अगर मेंटेन रहेगी ये स्टीरियो केमिस्ट्री, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे cis1,2 डाइऑल का स्टीरियो किससे कंट्रोल होता है, किससे डिसाइड हो जाता है? साइक्लिक मैग्नेट एस्टर से कंट्रोल डिसाइड हो जाता है। दैट मींस इन द केस ऑफ दिस रिएक्शन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ cis1,2 डाइऑल is controlled by, is decided by
द साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है यहाँ पर, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। तो सेम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर, सेम इस मैकेनिज्म को। अब मैं डेकालीन डेरिवेटिव में लेता हूँ, ये मैंने डेकालीन ली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया। जब परमैंगनेट आयन यहाँ रिएक्शन करेगा तो परमैंगनेट आयन साइक्लिक मैग्नेट एस्टर कुछ इस प्रकार से बनाएगा, कुछ इस प्रकार से बनाएगा कि ऊपर वाले कार्बन का इक्वेटोरियल और नीचे वाले कार्बन का एक्सियल काम में ले। ये लीजिए, पहले स्टेप के अंदर वही 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। और एटम्स के सेंस में अगर मैं इस साइक्लो एडिशन की बात करूं तो वही 3+2 साइक्लो एडिशन कहा जाएगा। और यहाँ साइक्लो एडिशन के बाद देखिएगा, इधर साइक्लो एडिशन के बाद ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीज O- डबल बॉन्ड O, और हमारे को ये साइक्लिक मैग्नेट एस्टर ऑब्टेन होगा। साइक्लिक मैग्नेट एस्टर ऑब्टेन होने के बाद आगे मैंने क्या बोला, हाइड्रोलाइसिस हुआ। और मैं ये कह रहा हूं कि इस हाइड्रोलाइसिस के दौरान साइक्लिक मैग्नेट एस्टर का जो स्टीरियो है, ये स्टीरियो और ये स्टीरियो, ये फाइनली प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के दौरान बॉन्ड ये वाला और ये वाला ब्रेक होता है। इसलिए यहां हमारे को आफ्टर द रिएक्शन ये सिस 1,2 डाइऑल मिलेगा। और इसे मैं वापस से वही कहूंगा, दैट इज मोर स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल। यानी बेयर्स रिएजेंट में भी हमें 1% अल्कलाइन KMnO4 में भी हमें मोर स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल ऑब्टेन होता है। आगे बात समझ में? तो हमने देखा पहले वुडवार्ड प्रीवॉस्ट रिएक्शन, फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और फिर 1% अल्कलाइन KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट। हमने वुडवार्ड रिएक्शन में क्या बनाया, लेस स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल, प्रीवॉस्ट में ट्रांस 1,2 डाइऑल, और वुडवार्ड और प्रीवॉस्ट के बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड बेयर्स रिएजेंट में हमने क्या बनाया, मोर स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल। क्लियर? ये चारों रिएक्शंस हम लोग समझ चुके हैं, इनके सार, इनकी ट्रिक्स वगैरह सब समझ चुके हैं। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले उतारिए आप लोग, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, वुडवार्ड प्रीवॉस्ट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड बेयर्स रिएजेंट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए थे मैंने। आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है, अब हम लोग उन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। देखिएगा, मैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं लिखूंगा, केवल स्टेप्स वर्बली बोलूंगा जो मैंने अभी सिखाए आपको, और आप देखिएगा आंसर किस तरीके से मैं ऑब्टेन कर रहा हूं। देखो, यहां पर क्राउडिंग वेज पर है, तो सबसे पहले वुडवार्ड रिएक्शन में साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनता है। साइक्लिक आयोडोनियम आयन कहां बनता है, डैश पर, बिकॉज वेज पर तो मिथाइल है, तो डैश पर बनेगा साइक्लिक आयोडोनियम आयन। जब डैश पे साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा तो OAC एसीटेट आयन वेज से रिंग ओपनिंग करेगा, यानी OAC वेज पर आ गया, आयोडीन डैश पर है, फिर वही NGP स्टेप लगेगा, आयोडीन निकल जाएगी और पूरा साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन वेज पर बना हुआ होगा। यदि पूरा साइक्लिक एसिटॉक्सोनियम आयन वेज पर बना हुआ है तो इसका मतलब दोनों OH हमने वेज पे ही लगाने हैं। ये लीजिए, और वैसे भी मैं इसको सीधे ऐसे लिख सकता हूं ना कि मेरे को यहां वुडवार्ड में लेस स्टेबल सिस बनाना है, और लेस स्टेबल सिस का मतलब मैं दोनों OH को यदि वेज पर लिखूंगा तो वो इसके साथ रिपेल होंगे, रिपल्शन होने से ये लेस स्टेबल सिस कहा जाएगा, बिकॉज रिपल्शन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो सभी ने यही बनाया था भाई, दैट इज लेस स्टेबल सिस। ओके, गुड गुड। और यहां पर अगर हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लें और 1% अल्कलाइन KMnO4 लें तो यहां मोर स्टेबल सिस हमें बनाना होता है, और मोर स्टेबल सिस ये कहा जाएगा।
क्लियर। अब मैं आता हूं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में सेम वही चीज, यहां से मुझे लेस स्टेबल सिस बनाना है और लेस स्टेबल सिस ये होगा और यहां से हमारे को मोर स्टेबल सिस बनाना है और मोर स्टेबल सिस यहां पे ये होगा। आगे बात समझ में यहां तक कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। अब मैं आता हूं यहां थर्ड एग्जांपल पे। देखो थर्ड एग्जांपल में क्या होगा। थर्ड एग्जांपल में मैंने यहां पर ये ब्रिज कंपाउंड्स लिए हैं, है ना। अब यहां पर क्या है, ये ब्रिज वेट साइड है, टुवर्ड्स द व्यूअर है। जब आप यहां पर डाइऑल फॉर्मेशन करोगे तो वुडवार्ड रिएक्शन से तो डाइऑल फॉर्मेशन से क्या बनेगा, लेस स्टेबल सिस। यानी यहां और यहां जो दो OH ग्रुप आएंगे डाइऑल के अंदर वो इस ब्रिज की साइड आएंगे, यानी दोनों OH और ब्रिज सेम साइड होगा ताकि स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा से ज्यादा हो और स्टेबिलिटी कम से कम हो, ताकि लेस स्टेबल सिस 1,2 डाइऑल मिले। तो यहां वुडवार्ड में हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, दैट इज कॉल्ड लेस स्टेबल सिस डाइऑल। क्लियर। और अगर मैं यहां बात करता हूं इस कंपाउंड की, तो हमारे को मोर स्टेबल सिस मिलेगा और मोर स्टेबल सिस में स्टीरियो केमिस्ट्री ये रहेगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? स्टेप्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे को सारी पता है। अब आते हैं इस ब्रिज कंपाउंड्स में। तो देखो वुडवार्ड रिएक्शन में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा। साइक्लिक आयोडोनियम आयन बताइए एक्सोसाइड बनेगा या एंडोसाइड बनेगा? बताइए। मैंने आपको डायनामिक स्टीरियो में एक्सो एंडो अटैक बताए हैं और मैंने ये कहा है अगर यहां पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, मतलब H है, H के अलावा और कोई नहीं है, तो जो भी रिएजेंट आता है वो एक्सोसाइड से आता है। और अगर यहाँ H के अलावा और कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो फिर एक्सोसाइड से रिएजेंट नहीं आता बल्कि एंडोसाइड से आता है। ये मैंने आपको एक्सो एंडो अटैक के अंदर सिखाया भैया। क्लियर। तो बताइए सबसे पहले यहाँ वुडवार्ड रिएक्शन में साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनता है। साइक्लिक आयोडोनियम आयन कहाँ बनेगा? एक्सोसाइड से। ये लीजिए। और अगर एक्सोसाइड से साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा, किस तरफ से? एक्सोसाइड से अगर साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनेगा तो बोलिए इसकी रिंग ओपनिंग एंडोसाइड से होगी। एंडोसाइड से कौन करेगा? एसीटेट आयन। जब एंडोसाइड से एसीटेट आयन रिंग ओपनिंग करेगा, करेक्ट, तो OAC एंडोसाइड होगा। फिर पूरा साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन एंडोवैलेंसीज पर बनेगा, इसलिए दोनों OH ग्रुप एंडोसाइड्स आएंगे। तो हम यहां क्या बोलेंगे कि वुडवार्ड रिएक्शन के अंदर दोनों OH एंडोस्टीरियो के साथ आते हैं। दिस वन इज द प्रोडक्ट। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अंदर और 1% अल्कलाइन केमोनोफोर में ये जो साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर या साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बनेगा वो एक्सोसाइड से बनेगा और इसलिए दोनों OH के स्टीरियो भी एक्सोसाइड रहेगी। इसका मतलब ये हुआ यहां दोनों OH एक्सोसाइड रहेंगे। क्लियर। और अब अगर मैं बात करता हूं प्रीवॉस्ट रिएक्शन की, तो प्रीवॉस्ट में क्या बनता है? ट्रांस 1,2 डाइऑल। और ट्रांस 1,2 डाइऑल जो यहां बनेगा उसका मतलब है एक एक्सो और एक एंडो। ये लीजिए, क्योंकि साइक्लिक एसिटोक्सोनियम आयन की रिंग ओपनिंग जब वापस से एसीटेट से होगी तो एक एसीटेट एक्सो पे होगा, एक एसीटेट एंडो पे होगा। तो फाइनली दोनों OH कहां आएंगे? एक OS पे और एक एक्सो पे और एक एंडो पे। ये स्टीरियो केमिस्ट्री प्रीवॉस्ट में आएगी। स्टेप्स मैंने सारे अभी आपको सिखाए थे।
क्लियर? तो ये बात हुई आपके इन डाइऑल फॉर्मेशन के ऊपर। इन कुछ क्वेश्चंस की उतार लेंगे आप। उतारो भाई फटाफट, उतारो भाई फटाफट। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डाइऑल फॉर्मेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें एनेंशियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज, लैमिक्स रिएजेंट, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज का स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।